गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको याद होगा मैंने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट बॉन्ड बताया था, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, एक थ्योरी दी गई जिसको हम बोलते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, थ्योरी जो दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले दी हिटलर एंड लंडन ने, और उसके बाद पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाया कि ये किस तरीके से इसमें केमिकल बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो ये वीबीटी किससे रिलेटेड है? कोवेलेंट बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड थ्योरी है। ठीक है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमको बताती है किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला की पॉइंट है, देखो नाम से पता चल रहा है, इसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली तो की पॉइंट यही है कि इस थ्योरी ने बोला कि जब केमिकल बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं। अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए होते हैं, वो पार्ट नहीं लेते, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्ट लेते हैं केवल। ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कार्बन है तो कार्बन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने? 4, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन केवल इसमें पार्ट लेंगे। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पार्ट ले लेगा। यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो इसके अंदर पार्ट लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय। दूसरी बात इन्होंने बोली, केवल वही इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे जो अनपेयर्ड है। यानी कि आपको पता है एक ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2, इस तरीके से। तो अगर मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कंडीशन है, तो ही केवल बॉन्डिंग होगी। अगर इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं ऑर्बिटल में तो बॉन्डिंग नहीं, पार्ट नहीं लेंगे वो बॉन्डिंग में। ठीक है, तो दूसरा की पॉइंट है कि केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। तीसरी बात है इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। यानी कि अगर दो के बीच में बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपस में, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में आ रहे हैं और वैलेंस बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या होगा? केवल तभी वो वैलेंस बॉन्ड बना पाएंगे, तभी वो केवल कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएंगे जब उनके जो स्पिन है वो अपोजिट हो। स्पिन को हम कैसे दिखाते हैं? एरो के निशान के द्वारा। ये हमारा क्लॉकवाइज स्पिन का निशान है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का निशान है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे कि एक के ऑर्बिट में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के ऑर्बिट में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड भी है और अपोजिट स्पिन के ही है, तभी ये आपस में केमिकल बॉन्ड बना पाएंगे, अदरवाइज ये केमिकल बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या बोला? केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे, यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। दूसरी बात बोली कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरे भरे हुए नहीं होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए, हाफ फिल्ड कह सकते हैं इसे हम। इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन, जब 2 ऑर्बिटल पास पास आएंगे तो उनमें क्या होना चाहिए? अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन है तो ही वो आपस में केमिकल बॉन्डिंग बना पाएंगे। अगर इस तरीके की कंडीशन होगी तो वो आपस में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, केवल अपोजिट स्पिन की केस में ही, अगर इस तरीके से अपोजिट स्पिन में आते हैं तो ही वो केमिकल बॉन्डिंग होगी। चौथी बात इन्होंने बोली एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो पास पास आ रहे हैं 2 एटम्स, उनके जो ऑर्बिटल्स हैं अगर वो लगभग सेम एनर्जी के हैं तो ही वो आपस में केमिकल बॉन्डिंग बना पाएंगे। ऐसा नहीं हो कि एक की एनर्जी हाई और एक की एनर्जी लो तो वो आपस में बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। उनकी एनर्जी जो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो लगभग समान होनी चाहिए। अगली बात बोली ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि जैसे 2 ऑर्बिटल्स पास पास आएंगे तो वो एक दूसरे के अंदर क्या करते जाएंगे? ओवरलैप करते जाएंगे, ऐसे अंदर घुसते चले जाएंगे, ओवरलैप करेंगे इस तरीके से। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जितनी कम ओवरलैपिंग होगी उतनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी और उतनी कम एनर्जी बाहर निकलेगी। तो इन्होंने बोला की पॉइंट्स दोबारा से देख ले इसके वीबीटी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके की पॉइंट्स है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्ट करेंगे ओनली बॉन्ड बनाते समय, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए शेल में तभी वो केवल पार्ट कर पाएंगे बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन होने चाहिए, अगर वो अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, और एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो सेम एनर्जी के होने चाहिए और उनके बीच में ओवरलैपिंग होनी चाहिए।
जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगली बात है कि अगर मान लो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो या कम हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। क्या होगा? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो या फिर कम हो और बॉन्डिंग हो रही हो ज्यादा, तो उसको उन्होंने किस तरीके से समझाया कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। जैसे कि कार्बन का केस देखते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p2। तो इसका ये आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है सेकंड वाला। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, है ना। अगर हम इसको डायग्राम की फॉर्म में बनाए तो देखो 2s मैंने इस तरीके से दिखाया है, ये 2s है और ये है 2p। तो 2s में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 और 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इस थ्योरी को देखें तो हमारे को ये लगना चाहिए कि कार्बन केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो उसको उन्होंने कैसे समझाया? उन्होंने कहा कि ग्राउंड स्टेट है ये इसकी, इसमें से इलेक्ट्रॉन कूद के, क्योंकि लगभग समान एनर्जी के हैं ये दोनों ही, तो इलेक्ट्रॉन s से 2s से कूद के 2p के जो खाली पड़ा हुआ है 2pz उसमें चला जाएगा और इस तरीके से एक ये चारों की चारों जो ऑर्बिटल है नए ऑर्बिटल बना देंगे हाइब्रिडाइजेशन करके sp3। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को आगे देखेंगे। तो sp3 बना लेंगे और इस तरीके से ये 4 इसके पास अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो आइडेंटिटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन अब आपको पहचान में नहीं आएगा कि किसने कौन सा इलेक्ट्रॉन दिया था। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, शेयरिंग होगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी और फिर बता नहीं पाएंगे कि किस तरीके से ओवरलैपिंग हुई है। तो अब हम आगे इसमें देखते हैं कि ओवरलैपिंग होती कैसे है। तो आगे इसमें हम ओवरलैपिंग के बारे में देखते हैं। ओवरलैपिंग जो हम कह रहे हैं कि ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो ये ओवरलैपिंग किस तरीके से हो सकती है, तो ओवरलैपिंग के बारे में हम देखेंगे अब आगे। तो आपको पता है कि जैसे हमने अभी कार्बन का केस देखा, तो कार्बन में एक है s, एक है p, है ना। s ऑर्बिटल जो होता है ये सिंगल होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जो p होता है ये कंडीशन ये होती है px py और pz। ये कंडीशन होती है। तो अब हम ओवरलैपिंग देखें तो ओवरलैपिंग क्या होती है, s और s ऑर्बिटल के बीच में हो सकती है, s और p ऑर्बिटल के बीच में हो सकती है, p और p ऑर्बिटल के बीच में हो सकती है। तो अब हम देखते हैं इसको ओवरलैपिंग कितनी तरीके की होती है। तो 2 तरीके की ओवरलैपिंग होती है, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक होती है लेटरल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और लेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, पाई बॉन्ड जो होते हैं इनकी स्ट्रेंथ कमजोर होती है। अब जो एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है ये 2 तरीके की हो सकती है, एक SS और एक SPZ। PZ हम कॉमनली ले लेते हैं, SPX हो सकता है, SPY हो सकता है। कॉमनली बुक्स में आपको SPZ मिलेगा, बाकी आप अगर X लिखते हैं Y लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल PZ दी है। लेटरल ओवरलैपिंग जो होती है PX में हो सकती है या PY में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने Z काम में ले लिया तो यहाँ पर PX और PY काम में ले लिए एग्जाम्पल के लिए। अगर आप यहाँ पर X काम में ले लेंगे तो Y और Z काम में ले लीजिएगा यहाँ पे जो आप लेना चाहें। अब देखिए हम सबसे पहले SS ओवरलैपिंग कैसे होती है। तो आपको पता है कि जो S ऑर्बिटल होते हैं वो गोलाकार होते हैं, इस तरीके से होते हैं स्फीयर शेप। तो एक S ऑर्बिटल और दूसरा S ऑर्बिटल जब पास पास आते हैं तो क्या होता है कि ये ओवरलैप कर जाते हैं और इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है।
और इनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर इनका एक एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था मान लो, तो वो जब शेयर कर जाएगा आपस में तो इस तरीके से नए ओवरलैपिंग के बाद इनकी जो स्ट्रक्चर होगी मॉलिक्यूल की वो इस तरीके की होगी और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रहेंगे। ठीक है। sp-z में क्या होता है, s तो स्फीयर शेप्ड होता है और pz जो होता है इसके साथ आके इस तरीके से एक्सियली मिलता है। तो क्या होगा कि जब ये ओवरलैप करेंगे दोनों आपस में आके तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है। px px और py py जो पाई बॉन्डिंग होती है, ये सारे ये जो होती है इनमें क्या हो रहा है, आपस में आके अंदर तक ओवरलैपिंग हो रही है, ज्यादा अंदर तक ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए ये जो बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं और ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड होते हैं। तो एस ओवरलैपिंग और sp-z ओवरलैपिंग, इनमें क्या होता है, इस तरीके से सामने सामने की ओवरलैपिंग होती है, जिससे कि इनके जो बॉन्ड्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं और बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। अब हम बात करते हैं लेटरल ओवरलैपिंग की। लेटरल ओवरलैपिंग में क्या होता है कि इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, ये px है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपस में इस तरीके से आते हैं पास में, तो ज्यादा पास में आ नहीं पाते, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पास में आ पाते हैं। इस तरीके से। तो इसको हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से py में बनेगा, इसी तरीके से ओवरलैपिंग होगी। तो इनमें इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है और इनमें लेटरल साइड बाई साइड। जैसे देखो मैं अपनी उंगलियों को इस तरीके से फंसाऊं तो ज्यादातर अंदर तक फंसा सकती हूँ, तो एस और ss ओवरलैपिंग और sp-z ओवरलैपिंग इस तरीके से होती है एक्सियल। एक एक्सिस है ये और इस तरीके से ये अंदर घुस रहे है ना, तो इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, मजबूत बॉन्ड बनेगा। और जो py और px ओवरलैपिंग हो रही है, इनमें क्या हो रहा है, इस तरीके से लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। तो अब क्या हो रहा है कि ये आपस में इस तरीके से लेटरली आपस में केवल बॉन्ड कर पा रहे हैं। तो अब ये मजबूत बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि बिल्कुल जरा सा छू पा रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है। तो इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो मजबूत नहीं होते ज्यादा, और ये पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड अकेले कभी नहीं बनेंगे, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेंगे फिर उसके बाद में पाई बॉन्ड बनेंगे। तो पहले जैसे मान लो डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड होंगे, यानी पाई बॉन्ड बाद में बनेंगे, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहा है तो केवल पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से हमने आज सीखा वीबीटी के बारे में। वीबीटी जो थ्योरी है इसमें क्या बताया गया कि ये बताया गया कि कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं। ठीक है। स्लेटर एंड लंडन ने दी थी, ठीक है, और इनकी हिटलर एंड पॉलिंग ने इनकी व्याख्या की थी। इसके बाद इन्होंने बताया कि केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं इसके अंदर, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट शेल के हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। विपरीत चक्रण वाले अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन ही केवल बॉन्डिंग में भाग ले सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने बताया कि ओवरलैपिंग होनी चाहिए, और ओवरलैपिंग होती है दो तरीके की, एक्सियल और लेटरल। एक्सियल ओवरलैपिंग जब होती है जब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और जब लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग एसएस ओवरलैपिंग हो सकती है, यानी एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल मिलके डबल शेप्ड ऑर्बिटल बना ले, या एक एस और एक पीजेड ऑर्बिटल मिलके इस तरीके की शेप का एक ऑर्बिटल बना ले, जिसमें एक डंबल का शेप ज्यादा है और दूसरा छोटा है। पी वाई और पीएक्स जो होते हैं वो लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल साइड बाई साइड केवल ओवरलैप हो रहे हैं, और इस तरीके की बॉन्डिंग होती है जो कि कमजोर होते हैं। सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड बनते हैं, अकेले पाई बॉन्ड नहीं बनते हैं। इस तरीके से वीबीटी ने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमको समझाया। थैंक यू।